Hello friends, this is Tanvi Pahuja. Welcome to our channel Only Civil Service. So, the topic for today is सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आगे बढ़ने से पहले लेट अस रिकॉल कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, तभी हम आगे स्टार्ट हैं। वो लास्ट लेक्चर में हमने देखा 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में लैंड कर जाती है और कंट्री वाइड प्रोटेस्ट होता है साइमन कमीशन के खिलाफ। क्यों? उसका रीज़न देखा था, दैट वाज एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ठीक है, तो जैसे ही इंसल्ट फील होती है इंडियंस को कि ये तो हमारी इंसल्ट है, तो एक पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मिले होते हैं कांग्रेस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के मेंबर्स। वो डिसाइड करते हैं कि अब हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खुद ड्राफ्ट करेंगे। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसके प्रेसिडेंट रहते हैं मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, तो नेहरू जी एक रिपोर्ट पेश करते हैं जिसका नाम होता है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, उसके कुछ फीचर्स होते हैं लाइक डोमिनियन स्टेटस, फंडामेंटल राइट्स और उसके अलावा जॉइंट इलेक्टोरेट को मानना। तो ये फीचर्स हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे, लेकिन इन्हीं कुछ कारणों की वजह से मुस्लिम लीग, कांग्रेस और हिंदू महासभा जो है वो इसके प्रोविजंस को एक्सेप्ट नहीं करती। फाइनली कलकत्ता सेशन में इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, नेहरू रिपोर्ट को। अब हमें पढ़ना है कि 1928 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था उसमें एक डिबेट हुई थी कि अब क्या, क्योंकि हमने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, क्या पैसिव फेज स्टार्ट हो जाएगा मूवमेंट का? तो नहीं, जो यूथ लीडर्स रहते हैं लाइक जवाहरलाल नेहरू, बोस, वो डिमांड करते हैं कि अब हम एक मूवमेंट स्टार्ट करें, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। लेकिन कांग्रेस के बड़े लीडर्स गांधी जी उनको समझाते हैं कि दिस इज़ नॉट द टाइम, वी शुड स्टार्ट द मूवमेंट, वी हैव टू कलेक्ट दी मासेस, वी हैव टू मेक दी मासेस रेडी फॉर इट। और मासेस अभी रेडी नहीं है तो हम 2 साल का समय लेते हैं, हम गवर्नमेंट को अल्टीमेटम देते हैं कि आप डोमिनियन स्टेटस दीजिए, नहीं तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो यूथ लीडर्स जो है वो इस समय बहुत गर्म खून के रहते हैं। वो बोलते हैं 2 साल तो नहीं, हम मात्र 1 साल का समय देते हैं। अगर इसके भीतर गवर्नमेंट ने हमें डोमिनियन स्टेटस दे दिया तो हम थोड़ा सा पैसिफाई हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं दिया देन वी विल स्टार्ट द मूवमेंट, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये था बैकग्राउंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। तो जैसे कि 1 साल के अंदर हमें कोई भी डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया गया, ना ही इसकी कोई बात की गई, तो 1929 1 साल बाद गांधी जी प्रिपेयर करने लग जाते हैं लोगों को फॉर पॉलिटिकल एक्शंस। वो प्रिपेयर करने लग जाते हैं फॉर व्हाट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस कमिटी ऑर्गेनाइज की जाती है जिसके अंदर फॉरेन बॉयकॉट कमिटी बनाते हैं। ठीक है, इसमें प्रोग्राम्स रहते हैं, बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स डिसाइड किया जाता है कि जो भी फॉरेन क्लोथ्स हैं इसकी बर्निंग की जाएगी और उसको बॉयकॉट किया जाएगा। ये इनिशिएट किया जाता है गांधी जी के द्वारा मार्च 1929 में। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इस समय तक बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए थे, क्योंकि उन्होंने लास्ट कुछ मूवमेंट्स देखे थे। उन्होंने ये समझा था कि अगर हम लीडर्स को ही अरेस्ट कर लेते हैं तो ये जो मूवमेंट है वो फिजल आउट हो जाता है। तो यहाँ जैसे ही गांधी जी ने मूवमेंट इनिशिएट किया वैसे ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, ये हमने समझा है। अब जैसे ही ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने गांधी जी को अरेस्ट किया तो इरविन जो समय वॉइस रॉय रहते हैं, ये बहुत स्मार्टली गेम प्ले करते हैं। वो सोचते हैं कि इनको किस तरीके से मैं पेसिफाई करूं, तो वो कुछ डिक्लेयर करते हैं। तो ये रहता है इरविन डिक्लेरेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। वॉइस रॉय इरविन 2 इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन देते हैं। लेट्स सी कि ऐसी क्या डिक्लेरेशन देते हैं वो बोलते हैं कि अरे इतना आप भड़क रहे हैं, इतना विरोध कर रहे हैं, थोड़ा बात को समझो। हमने जो डिक्लेरेशन दिया था 1917 में, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पास हो रहे थे इतने समय से, तो यहाँ पर 1719 में वो डिक्लेरेशन देते हैं कि हम एक एक्ट पास कर रहे हैं जिसमें इम्प्लिसिट नेचर में, मतलब अंदर छुपा हुआ होगा क्या, इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्रेस जो अटेन कराएगी डोमिनियन स्टेटस को। ठीक है, ऐसा बोल के वो पेसिफाई कर देते हैं लीडर्स को। मतलब बहुत ही बुरी तरीके से समझा दिया गया कि 1970 के डिक्लेरेशन में डोमिनियन स्टेटस छुपा हुआ है। आप लोग समझे नहीं इस बात को?
ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं कि एक बार ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने दो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराऊंगा। ठीक है, गोल मेजी परिषद कहते हैं इसको। इरविन बोलते हैं कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम यहाँ बातचीत करेंगे, आपकी क्या डिमांड्स हैं, आपकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटीज़ हैं, हम आपको पूरा करेंगे। पर ये मूवमेंट स्टार्ट करने से, हड़ताल करने से, पोजीशंस करने से, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपको भी लॉ से, हमें भी लॉ से। यहाँ इरविन ने कर दिया वापस से लीडर्स को पेसिफाई। लेकिन इन्होंने यहाँ बात करी नई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। तो कांग्रेस के लीडर्स बोलते हैं ठीक है, आप करिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन हमारी भी कुछ डिमांड्स हैं। तो जहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए कांग्रेस के लीडर्स डिमांड रखते हैं, इसको कहा जाता है दिल्ली मैनिफेस्टो। बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज नहीं होता है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट में हमने बात करी थी मुस्लिम लीग की डिमांड्स की, जो वो नेहरू रिपोर्ट में पेश करने की बात करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं दिल्ली मैनिफेस्टो की। ये पास होता है नवंबर 1929 में, कॉन्फ्रेंस होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर्स की। ठीक है, यहाँ पर ऐसी बात की जाती है कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड तो करेंगे, लेकिन हमारी कुछ 4 कंडीशंस हैं। अगर आप उसको मंजूरी देते हैं तो ही हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। सबसे पहले वो बोलते हैं कि जो ये पर्पस है आपका, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप करा रहे हैं, गोल मेजीय परिषद जो आप कर रहे हैं, इसका जो पर्पस है वो होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डोमिनियन स्टेटस। मतलब जो हमारी इतने लंबे समय से डिमांड चल रही है डोमिनियन स्टेटस की, इसको आप तुरंत एक्सेप्ट करेंगे तभी हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। दूसरी बात वो बोलते हैं कि कांग्रेस की मेजॉरिटी होनी चाहिए इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तीसरी बात बोलते हैं जनरल एमनेस्टी फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड पॉलिसी ऑफ कंसीलिएशन। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, इन पे जो आप एकदम इतना भड़कते हैं, जैसे ही लीडर कोई मूवमेंट स्टार्ट करते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उन पे थोड़ी आप शांति बरसिए और एक पॉलिसी को अपनाई है, दैट इज़ ऑफ कंसीलिएशन। ठीक है, ये बोलते हैं, ये डिमांड्स रखी जाती हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। लेकिन वॉइसरॉय इरविन जो है वो इन सारी डिमांड्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं हम आपकी कोई भी डिमांड नहीं मान रहे, रिजेक्ट कर देते हैं दिल्ली मैनिफेस्टो को। तो फाइनली लाहौर सेशन होता है, हर साल की तरह दिसंबर में एक सेशन होता है 1929 में लाहौर नाम की जगह पर, जिसके प्रेसिडेंट रहते हैं जवाहरलाल नेहरू। इतने समय से हम बात कर रहे हैं, ये है यूथ लीडर। ठीक है, इनकी हमेशा से डिमांड रही थी कि अब हम डोमिनियन स्टेटस को छोड़ देते हैं। तो लाहौर सेशन में ये बोलते हैं कि हमारा जो एम है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, वो है पूर्ण स्वराज। अब हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए और इसी गोल के साथ अब हम कांग्रेस में काम करेंगे। तो पहली बार कहीं हमने पूर्ण स्वराज शब्द का उपयोग किया है तो वो है लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में। और भी कई प्रोविजंस पास होते हैं इस लाहौर सेशन में, दैट इज़ बॉयकॉट करेंगे हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि हमने 4 डिमांड्स रखी, आपने मानी नहीं, जाओ हम आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही अटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हमने देखा पूर्ण स्वराज की डिमांड करते हैं और वो बोलते हैं कि अब हम लॉन्च करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब हमने आपको बहुत चेतावनी दे दी, ना आप हमें डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, ना हमारी कोई डिमांड पूरी कर रहे हैं, बहुत हो गया, अब हम लॉन्च करेंगे क्या, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जल्द ही। ठीक है, ऐसा बोलते हैं वो लाहौर सेशन में। और जनवरी 26, 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, स्वराज डे के रूप में मनाया जाता है। क्या होता है कि जब दिसंबर में लाहौर की सेशन की मीटिंग होती है तो वहाँ डिसाइड किया जाता है कि जनवरी का लास्ट संडे जो भी है उसको हम स्वराज डे के रूप में मनाएंगे, क्योंकि अब हमारी डिमांड क्या हो गई, पूर्ण स्वराज, तो इसका दिन मनाएंगे एक। तो 1930 से 1947 तक 26 जनवरी जो है वो भारत में इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, ये हमने मेन प्रोविजंस देख लिए। दिसंबर 31, 1929 मिडनाइट, ठीक है, रात में रिवर रावी के बैंक पर न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर, अब
अब हमने ट्राई कलर फ्लैग जो है वो नया अडॉप्ट कर लिया था फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे। इट वॉज होस्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू और जो स्लोगन इस समय बोला गया था वो था इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, ये हमको याद रखना है कि पहली बार न्यू अडॉप्टेड फ्लैग जो है वो किसने लहराया, क्या स्लोगन था एंड व्हाट वाज द डेट। सो डेट वाज December 31, 1929। गांधी जी जो है वो जनवरी 31, 1930 में बोलते हैं कि यार अभी तक हमारी कोई डिमांड नहीं मान रहे हैं, अब हमने तो लॉन्च भी कर दिया, सिविल डिसोबीडियंस बोल दिया कि जल्दी हम लॉन्च करेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बड़ी अथॉरिटी है, सबसे पहले ये लीडर्स को अरेस्ट कर लेती है, इनको एक और मौका देते हैं। ठीक है, जनवरी 1930 में गांधी जी बोलते हैं कि मैं कुछ 11 मुद्दे 11 पॉइंट्स पेश कर रहा हूँ, ठीक है, डिमांड्स के रूप में, और आपको अल्टीमेटम देता हूँ कि अगर आपने ये 11 पॉइंट्स एक्सेप्ट नहीं करे तो हम बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से लॉन्च कर देंगे किसको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। तो गांधी जी के 11 पॉइंट्स जो बहुत फेमस पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं आज कि वो क्या पॉइंट्स रखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। पहला तो सबसे पहले आप अपने खर्चों को कम करिए, क्योंकि ये खर्चों का टैक्स कहाँ से जाता है, हम लोगों से, लोकल लोगों से। तो रिड्यूस करिए एक्सपेंडिचर को, किस चीज़ में, आर्मी में और सिविल सर्विसेज में 50% कमी करिए। ठीक है, टोटल प्रोहिबिशन करिए लिक्वर का, क्योंकि फॉरेन लिक्वर इंडिया में इंट्रोड्यूस की जाती थी, इसका जो इंटरेस्ट है वो कहाँ जाता था, ब्रिटेन में, तो इसको आप प्रोहिबिट करिए। रिफॉर्म्स लाइए आप सीआईडी में, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट आपने बना रखा है उसमें आप रिफॉर्म्स लाइए, क्योंकि वो हमेशा फेवर किसका करता है, इंग्लिशमैन्स का करता है। ठीक है, आर्म्स एक्ट में चेंज लाइए जिसमें इंडियंस को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस दी गए हैं टू प्रोक्योर आर्म्स। फिफ्थ पॉइंट इज रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको आपने अरेस्ट कर रखा है उनको आप रिलीज करिए। सिक्स थिंग इज एक्सेप्ट रिजर्वेशन पोस्टल बिल। अब नाउ पोस्टल सर्विसेज में जो बिल पास किया है हमने उसको भी आप एक्सेप्ट करिए। रिड्यूस रुपया स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशो। अब ये कैसा रेशो है जिसमें इंडियन करेंसी को बहुत ज़्यादा डिवैल्यू कर दिया जाता था, इससे एक तरफा प्रॉफिट होता था अदर कंट्रीज़ को, मेनली यूरोपियन कंट्रीज़ जिसमें ब्रिटेन आता है। तो ये जो आप इंटेंशनली डिवैल्यू कर रहे हैं इंडियन रुपीज़ को, ये हटाइए। इंट्रोड्यूस टेक्सटाइल प्रोटेक्शन। क्या कर रहा था, यूनिलेटरल ट्रेड इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ने, ठीक है, जिसमें सिर्फ उन्हीं के प्रोडक्ट्स पे टैक्स फ्री किए जाते थे, लेकिन इंडियन प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस फ्री नहीं किए जाते थे, टोल्स लगाए जाते थे। तो ये प्रोटेक्शन दे दीजिए आप हमारी टेक्सटाइल पे, क्योंकि फॉरेन टेक्सटाइल के क्लोथ जो आपने इंट्रोड्यूस किए हैं इंडिया में वो बहुत ज़्यादा हाई पे जा रहे हैं, और जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेड हो चुकी हैं, ये इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। रिजर्व कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस के लिए कोस्टल शिपिंग को इंट्रोड्यूस करिए। 10वां पॉइंट, लैंड रेवेन्यू जो आप हमारे पीजेंट से लेते हैं वो बहुत ज़्यादा है, उसको आप 50% कम करो। अबॉलिश सॉल्ट टैक्स, नमक बनाने के ऊपर टैक्स लगा रहे हो, कितनी इनह्यूमन बात है कि नदी का खुला पानी है, ओशन का किसी का नहीं है, जो उससे नमक बनाने के लिए आप टैक्स लगा रहे हो और उसमें गवर्नमेंट की सॉल्ट की मोनोपोली लगा दी, उसको हटाओ। तो ये 11 पॉइंट्स रखते हैं गांधी जी गवर्नमेंट के आगे कि एक्सेप्ट करो वरना मैं लॉन्च करता हूँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब ये 11 पॉइंट्स नहीं एक्सेप्ट करे, फाइनली फरवरी 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है एंड पावर वाज गिवन टू गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी लॉन्च कर देते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन फरवरी 1930। अब इस मूवमेंट का एक हमने देखा है कि हमेशा जो भी मूवमेंट स्टार्ट किया गया है उसका एक कोई बेसिक रीज़न है, उसका कोई फॉर्मूला है। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उसका बैकग्राउंड था खिलाफत मूवमेंट, तो किस बेसिस पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, वो था सॉल्ट, नमक के ऊपर। नमक को बनाया सेंट्रल फॉर्मूला फॉर मूवमेंट। अब आप लोग सोचेंगे एक मामूली सा नमक कैसे इतने बड़े मूवमेंट को लेड करेगा, तो हम देख लेते हैं कि क्यों नमक को बनाया गया। अब नमक को बनाने के लिए एक
टैक्स लगाया जाता था, पोल टैक्स, मतलब कोई भी आसानी से नमक नहीं बना सकता भारत में, भारतवासी नहीं बना सकते। तो ये बहुत मोस्ट इनह्यूमन टैक्स था। ये कैसा टैक्स था कि ओशन के पानी से आप नमक बना रहे हैं, उसके ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि गांधी जी की एक आइडियोलॉजी थी टू कन्वर्ट स्पेसिफिक इशू इनटू नेशनल इशू। हाउ स्मार्टली ही कन्वर्टेड द इशू ऑफ सॉल्ट इनटू अ नेशनल इशू एंड स्टार्टेड द मूवमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, इससे पहले भी खेदा के सत्याग्रह में एक रीजन की प्रॉब्लम थी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में एक रीजन की प्रॉब्लम थी। फिर गांधी जी ने स्टार्ट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए, खिलाफत का इशू था, कहीं भी दूसरे देश में चल रहा था और उसके पीछे एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट कर लिया। वैसे ही सॉल्ट के पीछे इनने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर दिया। अब सब बोलेंगे कि स्वराज, हमें तो स्वराज चाहिए थी, तो ये नमक को स्वराज से आप कैसे जोड़ेंगे? तो यही तो स्मार्टनेस थी गांधी जी की, उनकी आइडियोलॉजी की, टू कन्वर्ट अ स्पेसिफिक इनटू अ इशू इनटू अ नेशनल इशू। ठीक है, अब वो बोलते हैं कि ये जो नमक है ये कॉन्क्रीट और यूनिवर्सल ग्रीवियंस, मतलब प्रॉब्लम या दुख का कारण है। किसका? रूरल पीपल का। और रूरल पीपल ही तो डिमांड कर रहे हैं स्वराज की। इस तरीके से उन्होंने लिंक किया सॉल्ट और स्वराज को। तो यहाँ हमारा स्टार्ट होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि ये 1928 से 1930 तक के फेज़ में हमने बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देख ली हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन लैंड करती है इंडिया में। ऑल ओवर प्रोटेस्ट होता है। ठीक है, लोग धरने देते हैं, स्लोगन्स गाते हैं, साइमन गो बैक का, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बैठती है, जिनके इंटेंशंस, जिनकी फीलिंग्स इस समय हर्ट हुई थी, सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई थी, वो सब बैठ के डिसाइड करते हैं कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए मोतीलाल नेहरू को प्रेसिडेंट चुना जाता है। फाइनली अगस्त 1928 में नेहरू कमेटी की रिपोर्ट आती है, लेकिन जो यूथ्स रहते हैं वो इस रिपोर्ट को मानते नहीं हैं। वो बोलते हैं कि आपने इसमें जो डोमिनियन स्टेटस की मांग करी है वो एक स्टेप बैकवर्ड है, और फाइनली अपनी एक अलग लीग बना लेते हैं दिसंबर 1928 में, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे ही ये एक लीग बनाते हैं तो हमें देखने को मिला है इरविन एक डिक्लेरेशन करते हैं। यहाँ बीच में होता है इरविन डिक्लेरेशन कि शांति रखो, शांति रखो। मैं आपको बताता हूँ 1970 के एक्ट में, स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है डोमिनियन स्टेटस, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी करूँगा। अब इरविन ने बात कर दी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। फिर कमेटी के लोग मिलते हैं और वो बोलते हैं दिल्ली मैनिफेस्टो में 4 डिमांड्स पेश करते हैं। अगर आप ये मेरी 4 डिमांड्स मान लेते हैं तो ही हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे। कौन बोलता है ये? प्रोमिनेंट लीडर्स इंडिया के। ठीक है, ये दिल्ली मैनिफेस्टो होता है नवंबर 1929 में। उसके बाद इरविन बोलता है मैं तो नहीं मान रहा आपकी ये 4 डिमांड्स, बिल्कुल मानता नहीं है वो इस 4 डिमांड्स को। तो 1929 में लाहौर सेशन होता है। ठीक है, लाहौर सेशन में फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक एम सेट होता है, दैट इज पूर्ण स्वराज। पहली बार हमने बात करी थी पूर्ण स्वराज की, और हमने अल्टीमेटम दिया था कि अब हम लॉन्च करने वाले हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। फिर भी गांधी जी आते हैं बैकग्राउंड में जनवरी 1930 में, और बोलते हैं कि मेरी कुछ 11 डिमांड्स हैं, 11 पॉइंट्स को आप मान लेते हैं तो ठीक, नहीं तो हम जोरों शोरों से लॉन्च करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। 11 डिमांड्स हमने लेक्चर में देख ली। फाइनली फरवरी 1930 में लॉन्च हो जाता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या प्रोग्राम्स होते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट उसको रिप्रेस करती है, क्या हमें इससे सक्सेस मिल रही है और क्या हमारे इसमें फेलियर्स होते हैं, इन सब बातों को पढ़ने के लिए आपको मुझसे कनेक्टेड रहना पड़ेगा और मेरे नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना पड़ेगा। सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़. डू सब्सक्राइब अवर चैनल, that is only civil service. Thank you.